आज का इकोनॉमिक टाइम्स, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। नेक्स्ट पेज, आईआरईडीए का आईपीओ। नेक्स्ट पेज, फ्लेयर राइटिंग का आईपीओ। नेक्स्ट पेज, फेड बैंक फाइनेंशियल्स का आईपीओ। नेक्स्ट पेज, गांधार ऑयल का आईपीओ। अरे न्यूज़पेपर कहाँ से स्टार्ट होना है? नमस्कार दोस्तों, मूनलाइट फाइनेंस में आपका स्वागत है। आज हम एक नहीं, दो नहीं, 5 आईपीओस का रिव्यू करने वाले हैं। ये पांचों आईपीओस अभी लाइव हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, बने रहिए एंड तक। बहुत सारे आईपीओस आने से कौन से स्टॉक को बेनिफिट हो सकता है? तो सीडीएसएल को बेनिफिट हो सकता है। अगर आप एक लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी हैं और अगर आप चाहते हैं कि सीडीएसएल आपके स्टॉक्स को, आपके शेयर्स को मैनेज करे, तो आपको सीडीएसएल को एक इशूअर फीस देनी होती है हर साल। ये रेकरिंग फीस रहती है, ये हर साल इनकम सीडीएसएल को आनी ही आनी है। और सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म पे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी तो इसका ट्रांजैक्शन रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो अभी इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफ़ी हाई है, बहुत सारे लोग इक्विटीज़ में उतर रहे हैं। हम एक बुल मार्केट में हैं, इसका सीधा का सीधा फ़ायदा सीडीएसएल को होगा। सीडीएसएल के Q3 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो 5 आईपीओस इस वीक में लाइव हैं, हम उनको एनालाइज करेंगे और उसको रैंक करेंगे। अगर आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं तो आप इस रैंकिंग से यूज़ करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि किस आईपीओ में आपको बिड करना है और किस आईपीओ को आपको स्किप करना है। आप उसका फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। रैंक नंबर 5 पे है फेडफीना, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इससे पहले हम चर्चा शुरू करें, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपना ड्यू डिलिजेंस करके अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज फेडरल बैंक द्वारा प्रमोटेड एनबीएफसी है। ये फोकस करते हैं एमएसएमई, गोल्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन्स देने में, काफ़ी हाई कंपेटिटिव स्पेस में हैं। आरबीआई की अभी रिसेंटली रिस्क वेट का रूल भी आया है, जिसके तहत इस पर्टिकुलर एनबीएफसी को और कैपिटल रेस करना होगा उन रेशियोज को मेंटेन करने के लिए, आरबीआई के नए रूल से कंप्लाई करने के लिए। फेडरल बैंक का स्टॉक ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है फेडफीना के कंपैरिजन में। वैल्यूएशन सस्ती नहीं है, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम है, 3 से 4% का है। अभी हमारे पास और भी बेहतर आईपीओज अवेलेबल हैं, तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आईपीओ पर। नंबर 4 रैंक पे है फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आईपीओ। फ्लेयर राइटिंग का एक डिटेल रिव्यू वीडियो हमने रिसेंटली ही पोस्ट किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं और आपकी स्टडी में वो आपको हेल्प कर सकता है। इन ब्रीफ मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। नंबर 3 रैंक पे है IREDA का आईपीओ। कंपनी के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। IREDA एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की गवर्नमेंट कंपनी है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है। बहुत एक्टिवली ये प्रमोट करते हैं और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को, एनर्जी एफिशिएंसीज एंड कंजर्वेशन वाले प्रोजेक्ट्स को। फाइनेंस करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों को। 2/3 रेवेन्यू प्राइवेट कंपनी से आता है, 1/3 रेवेन्यू गवर्नमेंट कंपनी से आता है। स्मॉल प्राइस का आईपीओ है, प्राइस बैंड 30 to 32 रुपीज़ का ही है। ये एक वैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं है, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाता है छोटे प्राइस का आईपीओ। और इसका आईपीओ का साइज भी छोटा ही है, 2150 करोड़ का। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप एसेट्स देखें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू का नंबर देखें तो FY21 में 2657 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते FY23 में 3483 करोड़ तक हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें
346 करोड़ का था FY21 में, जो बढ़ते बढ़ते 864 करोड़ का हो गया है FY23 में। तो फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स में कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। आईपीओ के बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ करेंटली लाइव है, आप 23 नवंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड 30 to 32 रुपीज़ का है। टोटल इशू साइज 2150 करोड़ का है, उसमें से फ्रेश इशू 1290 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट 860 करोड़ का है। एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टिंग होगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है, 30% के आसपास का नज़र आ रहा है, तो इसमें एक अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। कुछ की पैरामीटर्स देख लेते हैं। कंपनी का GNPA 3.2% का है, नेट NPA 1.66% का है, प्राइस टू बुक 1.15 to 1.23 है, तो वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, वैल्यूएशंस अच्छी लग रही हैं। EPS अगर देखें FY23 के एंड में 3.78 रुपीज़ का है। PE जो कंपनी का निकल के आ रहा है वो 8 साढ़े 8 के आसपास है, तो अगर आप PFC या REC से कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी फेवरेबल नज़र आ रही है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रांग है। रिस्क्स और नेगेटिव्स की बात करें तो ये सिर्फ फोकस्ड है रिन्यूएबल एनर्जी में। करंट गवर्नमेंट का तो बहुत अच्छा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी में और ग्रीन एनर्जी में, लेकिन अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं या गवर्नमेंट खुद ही चेंज हो जाती है तो इस कंपनी पे प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप NIM का नंबर देखें, ROE का नंबर देखें और ROA का नंबर देखें तो कंपनीज जैसे PFC और REC, तो PFC और REC का नंबर बेहतर है। इससे पहले मेरे व्यू पे आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनीज करेंटली फैशन में है, कैश फ्लोज भी पॉजिटिव हो गई हैं। हमने देखा था रेवेन्यू तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा है, नेट प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ रहा है और अब कैश फ्लोज भी पॉजिटिव हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस पे है, गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है ग्रीन, क्लीन, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेके। मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है ग्रोथ को लेके। इन्वेस्टर्स को लो प्राइस स्टॉक्स काफ़ी पसंद आते हैं, हालांकि ये वैल्यूएशन का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर आप कोई छोटे साइज़ के, छोटे प्राइस के स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, आपको उसमें और ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी हेल्दी नज़र आ रहा है। ये कंपनी बहुत जल्दी नवरत्न बन सकती है। उससे क्या होगा, इसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी और कम हो जाएगी, उससे इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स इम्प्रूव हो सकते हैं। वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रही हैं, एसेट्स क्वालिटी अच्छी है। मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ लिस्टिंग गेन के लिए। आपका क्या व्यू है, आप कमेंट में लिख के बताइए, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट IPO के लिए। सेकेंड रैंक पे है गांधार ऑयल रिफाइनरी। कंपनी के बारे में जान लेते हैं। प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है वाइट ऑयल्स की, जो केटर करती हैं कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रीज़ को। एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, और ये कंपनी लगातार अपनी प्रोडक्ट रेंज बढ़ाती रहती है इन कैटेगरीज में: पर्सनल रेंज, हेल्थ केयर एंड परफॉर्मेंस ऑयल्स, लुब्रिकेंट्स, प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल्स। जो ब्रांड नेम है वो डिवियोल है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्रूशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए, और ये बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे डोमेन्स में काम करती है, जैसे कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एट्सेट्रा। 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। 3500 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स बहुत जाने माने नाम हैं: प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, पतंजलि एट्सेट्रा। कंपनी के नंबर्स को देखें, एसेट्स अच्छी स्पीड से बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू का नंबर देखें, FY21 के एंड में 2069 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते FY23 में 4101 करोड़ तक पहुंच गया है, तो रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 161 करोड़ था FY21 में, जो बढ़ते बढ़ते 213 करोड़ का हो गया है। ये एग्जैक्टली डबल या डबल के आसपास भी नहीं है, बट ग्रोथ फिर भी अच्छी है प्रॉफिट में। बोरोइंग्स स्टेबल हैं, बोरोइंग्स बहुत नहीं बढ़ी हैं,
तो नंबर्स ओवरऑल देखें तो अच्छे नज़र आ रहे हैं, मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है। आईपीओ के बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। 24 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 160 से 169। जो टोटल इशू साइज है वो 500 करोड़ के आसपास है। फ्रेश इशू 300 करोड़ के आसपास है और ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ के आसपास है। लिस्टिंग होगी एनएससी और बीएससी दोनों में। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो जो पोस्ट इशू का पीई है वो 6.16, जो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। आरओई का नंबर बहुत ही सॉलिड है 32.28% का। आरओसी का नंबर भी बहुत ही शानदार है 41.19% का। डेट रीजनेबल है 0.22 पे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ईपीएस बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का नंबर भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। जो फ्रेश इशू है उसको कंपनी कैसे यूज़ करने वाली है, एक तो ये कुछ अपना लोन उतारना चाहते हैं, कुछ केपेक्स में स्पेंड करना चाहते हैं, फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर आप पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल नज़र आ रही हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं। जिस तरह की कंपनी की ग्रोथ है, जिस तरह का कंपनी का आरओसीई और आरओई का नंबर है, उसके हिसाब से पीई अगर आप कंपेयर करें पीयर्स के साथ तो काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। कंपनी ने थोड़ा मार्जिन छोड़ा है लिस्टिंग गेन के लिए, इसमें रीजनेबल लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 45% के आसपास चल रहा है, तो अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। YouTube आपको इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस और दिखाएगा और इस तरह के यूज़फुल वीडियोस और लोगों तक भी पहुंचाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव कस्टमर और सप्लायर बेस है। रिपीट कस्टमर्स कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं। देखिए, अगर आप एक एफएमसीजी कंपनी है या एक हेल्थ केयर कंपनी है और आप इस कंपनी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है इसको चेंज कर पाना, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका एंड प्रोडक्ट एग्जैक्टली वैसा ही निकल के आए। तो अगर आप इंग्रेडिएंट्स में कुछ चेंज करते हैं, किसी और कंपनी को एज वेंडर यूज़ करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारा टेस्टिंग का फेज़ निकल के आता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जनरली कस्टमर स्टिकीनेस काफ़ी हाई है। कस्टमर्स का पोर्टफोलियो कंपनी के पास बहुत सारा है, वेल डाइवर्सिफाइड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी रह सकती है, क्योंकि ये लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते रहते हैं। इनका इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी अच्छी स्पीड से ग्रो हो रहा है। हमने देखा ऑलरेडी इनके इंटरनेशनल कस्टमर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही हेल्दी नज़र आ रहा है। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इनका ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू जो है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है। हालांकि इसमें एक ओएफएस का कंपोनेंट है, बट फिर भी अगर आप ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखें तो इसमें कंपनी केपेक्स करना चाह रही है, जो काफ़ी अच्छा है। मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। आपका क्या व्यू है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने फाइनल आईपीओ की तरफ। और हमारा नंबर 1 रैंक पे है टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ। ये टाटा ग्रुप की तरफ से पहला आईपीओ है पिछले 2 दशकों में। अगर आपने टीसीएस के शेयर्स को आईपीओ के लेवल से ख़रीदा होता तो आपने अब तक बहुत ही बड़ा रिटर्न बना लिया होता। टाटा टेक्नोलॉजीज़ एक ईआर&डी कंपनी है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। इनके पास ये एबिलिटी है कि ये फुल व्हीकल डिलीवर कर सकते हैं। इनका 88% रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेगमेंट में आता है। देखिए, अभी ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एक तो ये है कि जो आईसीई जैसे पेट्रोल और डीजल इंजन से मूव होके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव हो रहे हैं। दूसरा ये है कि हम ड्राइवरलेस कार्स की तरफ मूव हो रहे हैं। तो आपको इंटरवीन तभी करना होगा जब कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज गाड़ी प्रिटी मच अपने आप चलेगी। कंप्यूटर फर्स्ट अप्रोच मतलब ये कि पहले ये होता था कि गाड़ी का मॉडल डिज़ाइन होता था और कुछ सेमीकंडक्टर्स की सहायता से आपको ये पता चल जाता था कि मेरी गाड़ी की क्या स्पीड चल रही है और कितना फ्यूल बाकी है। लेकिन अब जो गाड़ी के कंपोनेंट्स बनते हैं और गाड़ी के मॉडल बनते हैं वो बाद में बनते हैं, पहले गाड़ी का कंप्यूटर बनता है और जितने भी बाकी मॉडल है वो इस तरह का होना चाहिए जो इस कंप्यूटर के इशारों को समझ पाए। यहाँ तक कि
ये कंप्यूटर आपकी टायर के प्रेशर को चेक कर पाएगा, और अगर वो एयर प्रेशर उसमें कम या ज़्यादा करना है ये ऑटोमेटिकली कर पाएगा। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ऑटो सेक्टर में अभी चल रही है, और इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है KPIT जैसी कंपनीज के लिए और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनी के लिए। ये इनिशियली टाटा मोटर्स का पार्ट थी, और ये एक सेंटर था, इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, जो टाटा मोटर्स का बेसिकली टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सेंटर था, जो इसको सर्विसेज प्रोवाइड करता था। फिर इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ये सर्विसेज और कंपनीज को प्रोवाइड करें, तो इसलिए टाटा टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ, और ये एक सेपरेट टेक्नोलॉजी कंपनी क्रिएट की गई, और इसने बहुत सारी कंपनीज को इंटरनेशनली और नेशनली ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू किया। अभी भी टाटा मोटर्स इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, लेकिन इनके जो क्लाइंट बेस है उसमें टॉप OEMs आते हैं, और टॉप इंडस्ट्री के क्लाइंट्स के साथ ये काम करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टू एंड कवरेज दे सकती है ऑटोमोटिव प्रोडक्ट रियलाइजेशन वैल्यू चेन में। ये कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग भी करती है, मैकेनिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी करती है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी करती है, फिर मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करती है, टेस्ट एंड वैलिडेशन करती है, और लॉन्च तक में आपकी सहायता कर सकती है। लीडिंग प्लेयर है EV सेगमेंट में, और इसने काफ़ी सारी कंपनीज को हेल्प किया है EV की तरफ मूव करने में, री इंजीनियर करने में उनके आइस इंजन्स को EV की तरफ, और बहुत बड़ा रोल रहा है इसका बहुत सारी कंपनीज को EV की तरफ ले जाने में। जैसे टाटा एलेक्सी बहुत ही डिस्क्रीट कंपोनेंट्स जैसे सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड में ही काम करती है, टाटा टेक्नोलॉजीज के पास एंड टू एंड कैपेबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम ऑटोमोटिव, टाटा टेक्नोलॉजी एरोस्पेस और इंडस्ट्री हैवी मशीनरी जैसे वर्टिकल्स में भी काम करती है। नंबर्स देखें तो बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं। FY21 का नंबर देखें, एसेट्स का 3572 करोड़ का था, जो बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 को 5201 करोड़ तक पहुंच गया है। रेवेन्यू का नंबर मार्च 2021 में 2425 से बढ़ते बढ़ते जो रेवेन्यू का नंबर FY23 के एंड पे है वो 4501 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर 239 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 624 करोड़ का हो गया है। सारे पैरामीटर्स में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम शानदार है, एकदम आउटस्टैंडिंग है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो PE 32.53 का है और पोस्ट PE 28.82 का है। बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही शानदार है। टाटा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा ऐसे IPOs लेके आता है जहाँ पे आपको लिस्टिंग में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसमें बस चैलेंज यही है कि अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि IPO का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हाइप है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें अप्लाई करने वाले हैं। EPS, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सारे पैरामीटर्स में अट्रैक्टिवली वैल्यूड है। अगर आप पीयर्स से कंपेयर करें तो देखिए KPIT की जो ग्रोथ है वो टाटा टेक्नोलॉजीज से फास्टर है। इवन टाटा एलेक्सी की ग्रोथ भी टाटा टेक्नोलॉजीज के कंपैरिजन में बेहतर है, लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे टाटा ग्रुप ये IPO लेके आई है बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, 73% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसमें बस चैलेंज ये है कि क्योंकि इन्वेस्टर इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है तो अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अगर आपके पास टाटा मोटर्स या टाटा मोटर्स DVR का शेयर है और अगर आपको ये IPO अपने एनालिसिस के अनुसार अच्छा लग रहा है तो आप शेयर होल्डर्स कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप 2 लाख रुपए तक में अप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि शेयर होल्डर्स कोटा में एलोकेशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अप टू 2 लाख रुपीज़ आप शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा क्या व्यू है, ये एंड टू एंड सपोर्ट कर पाती हैं OEMs को।
टाटा एलेक्सी और केपीआईटी जनरली सिर्फ सॉफ्टवेयर का ही सपोर्ट प्रोवाइड कर पाती हैं। एक शानदार कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, क्लाइंट रिटेंशन रेट काफ़ी हाई है, 96% का है। ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है, जैसा हमने देखा बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही हैं। 40% रेवेन्यू इसका आता है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स की सब्सिडरीज से, जो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क मान सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी मान सकते हैं क्योंकि ये वाला बिजनेस और कहीं जाने वाला नहीं है। मैं इसमें डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। चांसेस अलॉटमेंट के थोड़े कम हैं, तो डिसअपॉइंट मत होइएगा। लिस्टिंग के बाद भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट मेरा मानना ये है कि लिस्टिंग में जो नियर टर्म के गेन्स हैं वो और जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं अभी, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे अगर लिस्टिंग 70-80-90% होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज है। तो बट फिर भी इसको अच्छे से एनालिसिस करना बनता है, आपकी रडार पे डेफिनेटली होना चाहिए। आपका क्या व्यू है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।